गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम क्लास 12 की फिजिक्स की स्टडी करेंगे और क्लास 12 की जो फिजिक्स है उसको हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकेंड। फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकेंड। फिजिक्स फर्स्ट के अंदर 5 यूनिट है और फिजिक्स सेकेंड के अंदर भी बच्चों 5 यूनिट है, यानी टोटल मिलाकर ये जो 10 यूनिट है इनका थ्योरी में वेटेज है बच्चों 56 नंबर का। तो आज हम सबसे पहले फिजिक्स फर्स्ट की बात करते हैं और फिजिक्स फर्स्ट के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे पहली यूनिट जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम सबसे पहले आज बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी इसे हम कह सकते हैं स्थिर विद्युतिकी। यानी कहने का मतलब आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, इलेक्ट्रो और ये स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश, और जो ये स्टैटिक्स है इसका आपको मतलब पता चल रहा है कि इसका मतलब होता है रेस्ट यानी स्थिर। यानी कहने का मतलब भौतिक विज्ञान की ये एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम केवल और केवल स्थिर पड़े आवेशों का अध्ययन करेंगे। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर पड़े आवेशों का अध्ययन करते हैं उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो बच्चों, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर पड़े आवेशों का अध्ययन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसके अनुप्रयोग क्या है, उपयोग कहां कहां होता है, यानी इसका उपयोग कहां कहां होता है, इसके हम क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो आपने देखा है कंप्यूटर, प्रिंटर, इसका उपयोग होता है कंप्यूटर प्रिंटर में। किसमें? कंप्यूटर प्रिंटर में इसका उपयोग होता है। और एक आपने नाम देखा होगा फोटोस्टेट मशीन होती है, उसमें भी इसका उपयोग होता है। किसमें? फोटोस्टेट जो मशीन होती है उसमें भी इसका उपयोग होता है। एक आपने देखा है सीस्मोग्राफी, या सीस्मोग्राफ जिसको कहा जाता है भूकंपलेखी, उसमें भी इसका उपयोग होता है। और एक आपने देखा है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक मेमोरी होती है, उसमें भी इसका उपयोग होता है। यानी कहने का मतलब जो कंप्यूटर प्रिंटर होता है उसमें भी इसका उपयोग होता है, फोटोस्टेट मशीन है इसमें भी इसका उपयोग होता है, सीस्मोग्राफ है इसमें भी इसका उपयोग होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मेमोरी है इसमें भी इसका उपयोग होता है। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि इसका उपयोग किस किस में होता है। ठीक है, तो हम जान चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इसके उपयोग कहां कहां होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कितने लेसन आते हैं, उन लेसनों की। तो आपकी जो फिजिक्स फर्स्ट है उसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर 4 लेसन आते हैं। कितने लेसन आते हैं? 4 लेसन। और इसमें सबसे पहला लेसन है उसका नाम है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला जो लेसन है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो दूसरा लेसन है
उसका नाम है बच्चों गाउस जला एंड इट्स एप्लीकेशन। और जो तीसरा लेसन है उसका नाम है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जो चौथा लेसन है उसका नाम है बच्चों इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। यानी ये जो 4 लेसन हैं, इन 4 लेसनों का नंबरों का वेटेज है वो बच्चों 7 नंबर का है। यानी 56 नंबर में से 7 नंबर कवर करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। कितने नंबर? 7 नंबर कवर करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। यानी इसका मतलब है विद्युत क्षेत्र, इसका मतलब है गाउस का नियम और इसकी एप्लीकेशन यानी इसके अनुप्रयोग, और इसका मतलब है विद्युत विभव, और इसका मतलब है बच्चों विद्युत धारिता। इन सभी की चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम सबसे पहले इस लेसन की चर्चा करने जा रहे हैं। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। इसका मतलब है बच्चों विद्युत क्षेत्र। इसका मतलब क्या है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र यानी हम सबसे पहले बात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की। ये आपका जो फर्स्ट फिजिक्स है उसका फर्स्ट लेसन ही है। तो आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जानने से पहले बच्चों आपको आवश्यकता पड़ेगी किसकी? इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज की यानी विद्युत आवेश की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? विद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश क्या होता है। तो बच्चों विद्युत आवेश के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि आपने देखा है सोडियम, नाम सुना होगा। किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो एक नाम सुना है आपने, क्लोरीन। आपको पता है कि सोडियम, सब बच्चों को पता है, इतना केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि सोडियम है वो बच्चों 11 नंबर पर है। यानी इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर है वो 11, इसका है 17। इसका 11 और इसका 17। 11 का मतलब इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। इसकी अगली कक्षा जो दूसरी कक्षा है इसमें टोटल मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो इसकी तीसरी कक्षा है इसमें बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार बच्चों देखा जाए क्लोरीन में, तो क्लोरीन के अंदर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन है। एक यहां हो गया, एक यहां हो गया। इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। ये 7 हो गए। अब बच्चों प्रत्येक परमाणु है वो स्थायित्व के लिए अपना अष्टक पूरा करने की सोचता है। जैसे आप अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए बच्चों जॉब की सोचते हो, उसी प्रकार प्रत्येक परमाणु है वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अपना स्थायित्व पूरा करने के लिए अपने अष्टक के बारे में सोचता है। क्योंकि जब तक परमाणु स्थायी नहीं होगा जब तक कि उसका अष्टक पूरा नहीं होगा। तो इस परमाणु के पास अष्टक पूरा करने के लिए 2 कंडीशन बनी है। या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। इसके पास भी ये 2 कंडीशन है कि या तो ये इन 7 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दे? त्याग दे,
या फिर बच्चों ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, ग्रहण कर ले। लेकिन इस कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है या फिर 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है। तो आप कहोगे सर एक इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है, मैं कहूंगा सही बात है। और इसमें आप कहोगे कि सर इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान नहीं है जबकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है। सही है बच्चों आपकी बात। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे और ये यदि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो इनका अष्टक पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ये कक्षा हट जाएगी, इसका मतलब इसका अष्टक पूरा हो गया। और ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, इसका मतलब इसका भी बाहरी कक्षक 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हो गए, 8 हो गए। अब मैं बात करता हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये त्यागने के बाद इसके पास पहले नाभिक में 10 प्रोटॉन थे, 11 प्रोटॉन थे और बाहरी कक्षा में 11 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे, क्योंकि प्रत्येक परमाणु है विद्युत रूप से उदासीन होता है। इसमें प्रोटॉनों की संख्या 17 थी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 17 थी। आपने क्या किया, इससे एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, यानी इसमें पहले 11 पॉजिटिव थे और बच्चों 11 ही नेगेटिव थे, लेकिन आपने इसमें से एक नेगेटिव निकाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से आपने एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिया, इसका मतलब नेगेटिव 10 हो गए और पॉजिटिव 11 हैं, इसका मतलब पॉजिटिव कितना बचा, 1। यानी कहने का मतलब यहाँ Na+ बना। और यहां पर आपने देखा कि ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन के पास बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, ग्रहण किया है। तो ग्रहण किया है तो बच्चों पहले इसके पास 17 पॉजिटिव थे और 17 ही नेगेटिव थे, लेकिन अब इसने एक नेगेटिव और ग्रहण कर लिया, इसका मतलब 18 नेगेटिव हो गए। तो इसमें नेगेटिव कितना बचा, 1 बचा, और इसमें पॉजिटिव कितना बचा, 1। तो इसका मतलब क्लोरीन माइनस हो गया। अब आप यहां पर देख सकते हो कि विद्युत आवेश होता क्या है। तो विद्युत आवेश की डेफिनेशन अब क्लियर हो पाएगी आपकी कि कोई भी पदार्थ है वो परमाणु से बना है और उस पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी या फिर अधिकता को प्रदर्शित करने वाला गुण है, वो बच्चों आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, आवेश। तो आपने कहा कि सर हम जान गए कि विद्युत आवेश क्या होता है, यानी मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यानी विद्युत आवेश क्या है, तो आप लिख सकते हो बच्चों कि किसी पदार्थ की परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता को प्रदर्शित करने वाला गुण आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। अब ये आवेश है वो भी 2 प्रकार के हो गए। एक तो आपका हो गया बच्चों पॉजिटिव आवेश, यहां पर दिखाई दे रहा, एक तो हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज और एक आपका हो गया बच्चों नेगेटिव चार्ज। यानी कहने का मतलब ये तो हो गया आपका धनावेश और ये हो गया आपका ऋणावेश। यानी कहने का मतलब आवेश 2 प्रकार के होंगे, ये धनावेश बना, ये ऋणावेश बना। तो धनावेश क्या होता है, तो सुनिए इसकी डेफिनेशन। किसी पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करने वाला गुण धनावेश कहलाता है और किसी पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करने वाला गुण क्या कहलाता है, ऋणावेश कहलाता है। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश की आपके डेफिनेशन क्लियर होगी। आवेश क्या होता है, तो आप कहोगे किसी पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करने वाला गुण आवेश कहलाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। और पॉजिटिव आवेश के बारे में डेफिनेशन ये होगी कि किसी पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करने वाला गुण धनावेश कहलाता है और किसी पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करने वाला गुण ऋणावेश कहलाता है। इसका मतलब आपके आवेश और पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश से की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी।
आपने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा। अब मैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कुछ और बातें बता देता हूं। ये जो आप इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ रहे हो, कौन सा टॉपिक? इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश, ये आपने डिफाइन कर लिया कि दो प्रकार क्या होता है। एक तो कौन सा? पॉजिटिव चार्ज, और एक बच्चों नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे पॉजिटिव चार्ज की और नेगेटिव चार्ज की। आपको यह भी पता चल गया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी दो ही प्रकार के आवेश होता है, तीसरा कोई आवेश नहीं होता। तो हम अब बात कर रहे हैं कि इस आवेश के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सबसे पहले बताया था थेल्स ने। किसने बताया था? थेल्स ने। लेकिन इस इलेक्ट्रिक चार्ज का नामकरण किया था बच्चों बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। सबसे पहले बताया था आवेश के बारे में थेल्स ने, लेकिन इसका नामकरण की पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश होता है, इसका नामकरण किया था किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो नोट लगाकर आप लिख सकते हो कि सबसे पहले आवेश के बारे में थेल्स ने बताया था, जबकि इसका नामकरण इनका नामकरण है वो सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ये बात यहां तक क्लियर हो गई होगी बच्चों। अब आगे बात करते हैं। इस चार्ज को जानने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसका जो पहला एक्सपेरिमेंट था, यानी प्रयोग किए गए, यानी इन पर कुछ प्रयोग किए गए, वो प्रयोग इस प्रकार थे कि पहला प्रयोग है उसमें बच्चों एक रेशम का कपड़ा लिया गया। क्या लिया गया? रेशम का कपड़ा, और दो ली गई कांच की छड़ें। किसकी छड़ें? ये कांच की छड़ें हैं दोनों। अब इन दोनों कांच की छड़ों को यहां पर रगड़ा गया। इन कांच की छड़ों को रेशम के कपड़े पर रगड़ा गया। तो उन्होंने ये पाया कि ये जो कांच की छड़ है ये धनावेशित हो जाती है, और जितना धनावेश इन पर आया उतना ऋणावेश इस रेशम के कपड़े पर आ जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये जो पॉजिटिव आवेश है इस पर आया और इस पर नेगेटिव आवेश आया, तो आपको पता चल रहा है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चला गया। इलेक्ट्रॉनों की कमी धनावेश, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ऋणावेश। आपको यहां से पता चल गया कि इससे इलेक्ट्रॉन निकला है, वो इसमें चला गया। पहले दोनों अनावेशित थे, रेशम का कपड़ा भी और कांच की छड़ें भी, लेकिन जैसे ही दोनों को रगड़ा गया तो बच्चों इनमें ये जो इलेक्ट्रॉन था ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर इसमें आ गया। जैसे इसमें आया तो ये पॉजिटिव बन गया, यहां कमी हो गई इलेक्ट्रॉन की और यहां अधिकता हो गई, तो ये ऋणावेशित हो गया। जबकि दोनों पहले क्या थे? अनावेशित थे। अब इनको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया। दोनों छड़ों को क्या किया गया? स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया। तो बच्चों ये पाया गया कि दोनों के बीच में क्या हुआ? प्रतिकर्षण। क्या हुआ? प्रतिकर्षण। उसके बाद एक अगला एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में क्या लिया गया बच्चों? यहां पर एक बिल्ली की खाल या बिल्ली की फर ली गई। बिल्ली की फर ली गई, बिल्ली की फर, और इस बिल्ली की फर पर दो एबोनाइट की छड़ें। कितनी? दो
एबोनाइट की छड़ें, ये एबोनाइट की छड़ है। इन एबोनाइट की छड़ों को क्या किया गया, इस पर रगड़ा गया, तो उन्होंने पाया कि इस पर नेगेटिव आ गया और इस पर इतना ही पॉजिटिव आ गया। यानी पहले दोनों अनावेशित थे, लेकिन इनको रगड़ने के बाद हुआ क्या कि इसका इलेक्ट्रॉन था वो इसमें चला गया, तो यहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो पॉजिटिव बन गया, और यहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई तो ये नेगेटिव बन गया। इसका मतलब अब इन दोनों को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया। फिर पाया गया कि इन दोनों के बीच भी क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। फिर बच्चों इन दोनों एक्सपेरिमेंट से एक तीसरा एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें इन दोनों छड़ों को, एक कांच की छड़ और एक एबोनाइट की छड़ को लिया गया, और कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा गया और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ा गया, और इन दोनों को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया। किस प्रकार, इन दोनों को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया। एक एबोनाइट की छड़ और दूसरी कांच की छड़। जैसे ही एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ा गया तो ये बच्चों नेगेटिव आवेश से आवेशित हो गई, और ये कांच की छड़ है, इसको रेशम के कपड़े पर रगड़ा गया तो ये पॉजिटिव आवेश से आवेशित हो गई। इसके पश्चात क्या हुआ, इन दोनों को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया पास पास, तो बच्चों इन दोनों में क्या हुआ, आकर्षण हुआ। इन दोनों के अंदर क्या हुआ, आकर्षण। ये तीन एक्सपेरिमेंट करने के पश्चात इनसे कुछ निष्कर्ष निकाले गए, यानी कंक्लूजन निकाले गए। वो निष्कर्ष कुछ इस प्रकार थे, इनके जो कंक्लूजन है वो कुछ इस प्रकार थे कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, बिल्कुल सही बात है। विपरीत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, और आवेश दो प्रकार का होता है। यानी कहने का मतलब पहला निष्कर्ष निकला कि सहजातीय आवेश जिनकी जाति समान हो, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, सहजातीय आवेश आवेशों के बीच में क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ, प्रतिकर्षण। जबकि विजातीय आवेश, कौन से आवेश, विजातीय आवेश, इनके मध्य, विजातीय आवेशों के मध्य क्या होता है बच्चों, आकर्षण होता है। और आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार। इनसे ये निष्कर्ष निकले। इसके कहने का मतलब अब हम आवेश के बारे में समझ गए हैं कि आवेश क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, विद्युत आवेश क्या है। अब इसके पश्चात हम बात करते हैं कि इसका नामकरण फ्रैंकलिन ने कैसे किया। तो फ्रैंकलिन ने क्या किया बच्चों, सबसे पहले एक कांच की धनावेशित छड़ ली, यानी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा गया। अब उसको अब तक ये पता नहीं था कि इस पर कौन सा आवेश है, लेकिन उसने क्या किया कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा, तो उसने कांच की छड़ पर अपनी इच्छा के अनुसार, यानी स्वेच्छा से क्या मान लिया, उसने पॉजिटिव मान लिया। क्या मान लिया, पॉजिटिव मान लिया। फिर उसने क्या किया कि उस कांच की छड़ से जो आवेशित वस्तुएं प्रतिकर्षित हुई उनको पॉजिटिव आवेश नाम दे दिया, और जो आवेशित वस्तुएं उस कांच की छड़ से क्या हुई, आकर्षित हुई, उन्हें क्या नाम दे दिया उसने, उन्हें नाम दे दिया बच्चों नेगेटिव आवेश। यानी यहां ये तो पता चली गया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, लेकिन नामकरण तब तक नहीं हुआ था। नामकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया क्या कि एक कांच की छड़ ली और उसको रेशम के कपड़े पर रगड़ा। अब उसे पता चल गया कि ये जो कांच की छड़ है वो आवेशित हो गई, लेकिन अभी तक इसका कोई नाम नहीं। उसके पश्चात क्या किया, उस कांच की छड़ को लिया और एक वस्तु इसके पास, आवेशित वस्तु लाई गई, और ये वस्तु इससे प्रतिकर्षित हुई, तो इस वस्तु पर आवेश उसने क्या मान लिया, इस वस्तु पर आवेश उसने मान लिया पॉजिटिव।
क्योंकि इस पर उसने स्वेच्छा से पॉजिटिव माना था। अब इसको पॉजिटिव आवेश से आवेशित मान लिया। अब एक दूसरी वस्तु इसके पास लाई गई तो उसने क्या पाया, ये एक आवेशित वस्तु थी, तो वो यदि आकर्षित हुई तो उस पर उसने क्या मान लिया, नेगेटिव आवेश। यानी कहने का मतलब आकर्षण और प्रतिकर्षण से हमें पता चल गया कि पॉजिटिव आवेश है या नेगेटिव आवेश है। लेकिन कांच की छड़ पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले अपनी इच्छा के अनुसार माना था कि इस पर कौन सा आवेश है, पॉजिटिव आवेश। इस आवेश की चर्चा करने के बाद अब हम बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की। आगे भी बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेकिन एक बार थोड़ी सी मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं। अब आपको पता चल गया कि चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो अब मैं आपको बताता हूं, यहां देखो कि जो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो ये आवेश है, इसको हम या तो कैपिटल क्यू से लिखेंगे या स्मॉल क्यू से लिखेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। अब मैं एक यहां पर कोई आवेश रख देता हूं क्यू, और ये आवेश है, इसके पास एक दूसरा कोई आवेश लाता हूं क्यू। अब जैसे ये आवेश इसकी ओर लाया जाएगा तो एक इसके चारों ओर ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर ये आवेश आने के पश्चात बल अनुभव करेगा, और उसी क्षेत्र को इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहा जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन को हम रिप्रेजेंट इस प्रकार कर सकते हैं कि बच्चों किसी आवेश, ये आवेश था, इसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जहां तक इसी आवेश का प्रभाव रहता है, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उस आवेश का प्रभाव रहता है, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र। इसका मतलब आप यहां पर समझ गए होंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब कुछ आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों आधुनिक मत के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। यानी आधुनिक मत है, उसके आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। आधुनिक मत के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, यानी कितने भागों में बांटा गया है पदार्थ को आधुनिक मत के। तो वैसे दो प्रकार में बांटा गया है, लेकिन मैं इसके तीनों टाइप बता देता हूं बच्चों। आधुनिक मत के आधार पर हम पदार्थ को तीन भागों में बांट रहे हैं। जो पहला भाग है उसे हम कहते हैं बच्चों इंसुलेटर। क्या कहेंगे, इंसुलेटर, यानी कुचालक। और जो दूसरा पदार्थ का पार्ट है उसे हम कहते हैं बच्चों कंडक्टर, यानी सुचालक। क्या कहेंगे, सुचालक। और जो तीसरा है उसे बच्चों हम कहेंगे सेमी कंडक्टर। क्या कहेंगे, सेमी कंडक्टर, यानी बच्चों इसे कहेंगे हमें अर्ध चालक। तो अब यहां पर ध्यान से देखिए, पदार्थ को हम तीन भागों में बांटेंगे, लेकिन पहले मैं कुछ पदार्थ के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं कि कोई भी पदार्थ है वो बच्चों परमाणु से मिलकर बना है। प्रत्येक पदार्थ किससे बना होगा, परमाणु से। प्रत्येक सबस्टेंस है वो बच्चों किससे बना है, एटम से बना है। किससे बना है, और इस एटम में तीन मौलिक कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन।
बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन संख्या में उतने ही होते हैं जितने की एटम में प्रोटॉन होते हैं। यानी कहने का मतलब प्रत्येक पदार्थ विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। विद्युत रूप से पदार्थ क्या होगा, उदासीन होगा। अब बात करते हैं कि ये पदार्थ हैं वो बच्चों 3 भागों में बांटा गया है। यानी इसकी पदार्थ है वो 3 अलग अलग हो सकते हैं। कौन कौन से? इंसुलेटर, यानी वे पदार्थ जिनमें हमने चार्ज के बारे में पढ़ा है, आवेश के बारे में पढ़ा है, वो आवेश आसानी से प्रवाहित नहीं हो सकता, इसमें आसानी से प्रवाहित नहीं हो सकता। और जिस पदार्थ में आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाए उसे क्या कहेंगे, सुचालक। और बच्चों ये कंडीशन दोनों ही अप्लाई होगी कुचालक और सुचालक की। ये बच्चों यदि टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर कम है तो कुचालक की भांति व्यवहार करेगा, यानी बच्चों यानी इसके अंदर आवेश कम प्रवाहित होंगे या नहीं प्रवाहित होंगे। और बच्चों जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें आवेश है वो आसानी से प्रवाहित होने लग जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि इंसुलेटर यानी कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश आसानी से प्रवाहित नहीं हो सकता, और सुचालक या कंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश आसानी से प्रवाहित हो सकता है। और बच्चों सेमी कंडक्टर अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें निम्न ताप पर आवेश आसानी से प्रवाहित नहीं होता, जबकि ताप बढ़ाने पर आवेश है वो आसानी से प्रवाहित होने लग जाता है। जैसे हम बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स आगे लेसन है फिजिक्स सेकंड के अंदर उसमें पढ़ेंगे। इंसुलेटर का कुछ एग्जाम्पल देखना चाहो तो बच्चों सूखी लकड़ी है, ये कागज है, प्लास्टिक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, कुचालक के। यदि आप सुचालक का एग्जाम्पल देखना चाहो तो सुचालक है वे पदार्थ जो हमने देखे हैं कि मानव शरीर है, प्रत्येक धातु है, वो सारी की सारी सुचालक होती है। और बच्चों सेमी कंडक्टर में जैसे देखना चाहो तो जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये सब क्या है, अर्धचालक है। तो बच्चों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। आगे की हम जो टॉपिक हैं उनकी स्टडी कल करेंगे। धन्यवाद, थैंक्स।